अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से। बहुत बड़ी तादाद में कानून साजियाँ वहाँ पर की गई हैं, बहुत से मामला जो है वहाँ पर हुए और किस हद तक ये हंगामा खेज इजलास रहा ये तो सारा कुछ आप लोग देख भी चुके हैं और जान भी चुके हैं। मौजूद गुफ्तगू ये नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या हंगामा आराई हुई, क्योंकि ये हमारी रिवायत रही है कि जब भी कानून साजी होती है तो असम्बलियों में हंगामा आराई होती रहती है। हम बात करेंगे कानून साजियों के हवाले से जो वहाँ पर हुई और ख़ासकर दो कानून साजियाँ जो कि बड़ी अहम हैं, जो कि मौजू बहस बनी हुई हैं, डिस्कस हो रही हैं, उसके हवाले से। सबसे पहले तो यह है कि कुलभूषण के हवाले से कानून साजी की गई है कि उसको ये हक दिया गया है कि वो अपील दायर कर सके पाकिस्तान की अदालतों में अपनी सज़ा के ख़िलाफ़। तो इसको जो है वो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि कुलभूषण को जो है वो हुकूमत ने एनआरओ दे दिया है। देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से ये पाकिस्तानी हुकूमत को कहा गया था कि उसको ये हक दिया जाए और आलमी अदालत इंसाफ की बात को हमने मानना है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहली तो वजह उसकी ये है कि क्योंकि हम आलमी जो ताल्लुकात हैं उसको हम साथ लेकर चलेंगे। हमारी मजबूरी है कि हमने आलमी बरादरी के साथ चलना है, आलमी कवानीन को भी हमने फॉलो करना है। बुनियादी वजह उसकी ये है कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारा जो मुल्क है उसकी सूरत हाल ऐसी है कि हम लोग हमेशा से ही यूं रहे हैं और जो भी यूं करता है ना फिर उसकी अपनी मर्जी नहीं होती है। उसको जो है वो फिर जिसके आगे आप यूं करते हैं ना फिर आपको उसकी सुननी भी पड़ती है और उसकी आपको माननी भी पड़ती है। तो जो भी आलमी मंजरनामा है हमें उसको देखकर चलना है, उसके साथ ही चलना है। हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, वरना इसकी फिर दूसरी यही होती है कि आप अगर अपनी मर्ज़ी करते हैं, आप आंखें दिखाते हैं तो फिर आपको यही कहा जाता है फिर कड साडे पैहे। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, कभी भी हमारे मुल्क में मुश्किलात आती हैं, ज़ल्ज़ला आ जाए तो हम लोग यूँ करते हैं, कोई और मुश्किल आ जाए तो हम लोग यूँ करते हैं। हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत जो है वो ऐसी सूरत हाल है कि हम भाग के जो है वो सऊदीया के पास जाते हैं, यूँ करते हैं कि भाई पैसे जो हैं वो कुछ डॉलर्स जो हैं वो हमारे बैंक में रखवा दो, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यह कि यूँ हम करते हैं। तो हम चूँकि यूँ करते हैं आलमी बरादरी के सामने, तो फिर हमें आलमी बरादरी की बातें जो है वो सुनना भी है, मानना भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये उसको ये हक दिया गया है कि वो पाकिस्तानी अदालतों में अपना अपील कर सकता है। तो जो अपील का हक दिया गया है वो पाकिस्तानी अदालतों में ही दिया गया है, कोई इंडियन की अदालत में तो अपील का हक नहीं दिया गया है कि वो वहाँ पर जाकर केस वो लड़े और फिर उसके बाद वो अपना केस जीते और निकल जाए। पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान के जज हैं, मुहिब वतन जज वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। किसी भी गद्दार के साथ या फिर किसी भी मुल्क दुश्मन के साथ वो गठजोड़ नहीं करेंगे, अपने कानून और आइन के मुताबिक ही फैसले करेंगे। तो हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि अदालतों में किस तरीके से केस चलता है, क्या प्रोसीडिंग होती है, फिर उसके बाद बंदा अपनी राय कायम करे। तो ये तो एक मैंने मुख्तसर जो है वो कुलभूषण के हवाले से बात कर ली। जो असल मौजू गुफ्तगू है वो ये है कि जो दूसरा बिल जो पास हुआ है, जो दूसरा कानून पास हुआ है, वो सबसे अहम है और वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। आइंदा जो होने वाले इंतखाबात अब हमारे होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। सबसे अहम जो चीज़ ये है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो निज़ाम है वो किस तरीके से नाफिज किया जाएगा और कैसे इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि वो कामयाब भी रहे, क्योंकि बहुत सी मसाइल हैं और चीदा चीदा मसाइल में जो सर फहरिस्त है वो ये है कि आगाही नहीं है हमारे यहाँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने 37 जो एतराज़ात इस वोटिंग मशीन के ऊपर या इस वोटिंग सिस्टम के ऊपर उठाए थे, उसमें भी जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि हमारे यहाँ शरह ख़वानदगी जो है वो इतनी कम है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा, आप लोगों ने भी ये नोट किया होगा, मेरे साथ तो बारहा दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप जब पैसे निकलवाने के लिए एटीएम जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई साहब मिल जाते हैं, कोई बीबी मिल जाती हैं और वो आपसे कहती हैं कि साहब ये मेरा कार्ड है तो मशीन में ज़रा डालें और मुझे पैसे जो है वो निकलवा दें। मेरे साथ तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ एटीएम, वहाँ पे कोई बीबी खड़ी हुई होती है या कोई साहब खड़े हुए होते हैं और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड वो मुझे थमा देते थे कि सर जी ज़रा देखना साढ़े पैसे आए ने कि नहीं आए ने। अब क्या है कि 2000 रुपये महीना
उनको पैसे आते हैं, माहाना बुनियाद पर उनको जो है वो कार्ड इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बारहा वो कार्ड इस्तेमाल करने के बाद वो इस काबिल नहीं हुए कि उस कार्ड को समझ सकें, उस एटीएम मशीन को वो समझ सकें। 2-3 कमांड्स देनी होती हैं, सीधा सी कमांड्स होती हैं और बड़ी आसान सी कमांड्स होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ शरह ख़वानदगी का ये हाल है कि वो उस अपने एटीएम कार्ड को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको उन्होंने हर महीने इस्तेमाल करना है। तो 5 सालों में एक दफ़ा इस्तेमाल होने वाली चीज़ को वो किस तरीके से समझ जाएंगे? क्या आगाही का तरीका होगा, किस तरीके से लोगों को जो है वो समझाया जाएगा, किस तरीके से लोगों को पढ़ाया जाएगा कि ये वोटिंग मशीन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, तो किस हद तक जो है ये कामयाब रहेगा, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि किस तरीके से इसको मुमकिन बनाया जाएगा कि 1.5 साल के बाद जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपका जो पोलिंग का अमला होगा, जो कि हज़ार की तादाद में होता है, उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से इस चीज़ को मुमकिन बनाया जाएगा कि कम वक्त में वो भी ट्रेन हो और फिर उसके बाद ये वोटिंग मशीन जो है वो इस्तेमाल में लाई जा सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया एडवांस हो चुकी है, हमें भी एडवांस होना है, टेक्नोलॉजी की तरफ हमने जाना है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हम किस तरीके से आम कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने नाख्वानदा लोगों में, जिनकी तादाद जो है वो 70, 75, 80% तक है, ये 70, 75, 80% जो आपके नाख्वानदा लोग हैं, ये किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से ये फ्रेंडली यूज़र हो सकती है, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ख्वानदगी जो है उसका मतलब ये नहीं है कि कौन कितना बड़ा डिग्री होल्डर है। हमारे यहाँ ये है कि अगर आपको उर्दू में नाम लिखना आ गया है अपना, आपको उर्दू पढ़नी आ गई है, आप अखबार पढ़ सकते हैं, तो आप ख्वानदा हो चुके हैं। हमारे यहाँ ये वैल्यू है, हमारे यहाँ ये रेट है, किस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ ये पैमाना है कि किस तरीके से शरह ख्वानदगी को नापा जाता है। तो जो शख्स अपना नाम लिख सकता है, उर्दू पढ़ सकता है, वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है, इसके ऊपर जो है वो बात हो रही है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि इसको किस तरीके से मुमकिन बनाया जा सकता है। तो दूसरी अहम चीज़ ये है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो किस हद तक मुफीद हो सकता है और वो किस हद तक पायदार हो सकता है। हमारे सामने गुज़िश्ता इंतखाबात में RTS का जो है वो इस्तेमाल किया गया था और नतीजा भी हमने देख लिया कि 11th आवर पे जो हमारा RTS सिस्टम था वो बैठ गया था। और अपोजिशन अगर इसके ऊपर एहतजाज कर रही है तो वो बिल्कुल जायज़ एहतजाज कर रही है, क्योंकि लाखों की तादाद में एक हल्के में वोट पड़ते हैं और एक मशीन जो है वो किस तरीके से इसको अफोर्ड कर सकती है कि एक वक्त में आप उसको कमांड दें और वो इतना अच्छा जो है ना उसका प्रोसेसिंग सिस्टम हो कि वो आपको बगैर तंग किए आपको रिजल्ट दे दे। कहने का मतलब ये है कि RTS भी जो है वो इसी तरीके से लॉन्च किया गया था। RTS को भी इसी तरीके से कि बगैर किसी जो है वो गिनती के और बगैर किसी परेशानी के कम वक्त में एक क्लिक पे आपको जो है वो नताइज मिल जाएं, लेकिन वो एक क्लिक इस तरीके से बैठा कि आपको फिर जो है ना वो कई घंटों तक उसका नतीजा नहीं मिला था और वो ब्राउजिंग पे लगा और प्रोसेसिंग और फिर वो इस तरीके से मुतनाज़ा हो गया। और सारी बातें जब इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाते हैं, फिर सियासी जमातों को जो है वो जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही होती हैं उनको तनकीद करने का मौका मिल जाता है, बात करने का मौका मिल जाता है, एतराज़ करने का मौका मिल जाता है। और यही हुआ था हमारे RTS के बाद। और अब जो इस वक्त एतराज़ किया जा रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, वो यही एतराज़ किया जा रहा है कि किस तरीके से इसको जो है ना वो हम यकीनी बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं कि ये बैठेगा नहीं ये सिस्टम और ये सही तरीके से काम करेगा। और किस तरीके से हम इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे पोलिंग एजेंट्स होंगे, हमारे जो नुमाइंदगान होंगे, जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और वो ये इंतखाबात जो है वो करवा रहे होंगे, उसमें अपना हक अदा कर रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, उनको किस तरीके से कम वक्त में आप आगाही दे सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हमें इसके ऊपर सोचना है, हमें इसके ऊपर बात करनी है, हमें इसके ऊपर जो है वो काम करना है। ये किस हद तक मुमकिन होगा? मेरा नहीं ज़ाती ख्याल ये है कि ये इतना आसान काम है कि ये हुकूमत जो है इसी उजलत में कर रही है, बावजूद इसके कि इसकी अभी तक कोई प्रैक्टिस भी नहीं की गई है। सबसे पहला काम तो ये है कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि ये इंतखाबात होने से पहले आपने ये वोटिंग मशीन जो है वो लॉन्च कर दी। प्रैक्टिस आपने सिर्फ इस हद तक की है कि आपने मीडिया को जो है वो उसका डेमो दिया है, आपने इलेक्शन कमीशन को भी इसका डेमो दिया है, आपने अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी इसका डेमो दिया है, लेकिन वो 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोगों ने जो है एक वक्त में उसको इस्तेमाल किया है। और ठीक है, 2, 4, 5, 10, 15, 20 जिन लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया है तो इसका नतीजा जो है वो सही तो निकला है। लेकिन आम इंतखाबात में ये 10, 15, 20 लोगों ने वोट नहीं डालने हैं।
लाखों की तादाद में वोट डालेंगे और आप किस तरीके से इसको जो है महफूज बना सकते हैं, कैसे आप इसको यकीनी बना सकते हैं कि ये सिस्टम बैठेगा नहीं। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इसका इंटरनेट से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होगा, तो बेशक इसका इंटरनेट से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन इसका एक अपना प्रोसेसर है, इसका प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किस हद तक जो है वो इतना पायदार है और वो इतना लोड बर्दाश्त कर लेगा। अब फिर मैं वही कहूँगा कि आरटीएस की मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरीके से बैठ गए था और उसके बाद सुबह तक जो वो तमाशा लगा वो सब जानते हैं। उसके बाद जो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें थीं उन्होंने इसके ऊपर भरपूर इतराज़ात किए थे। कानून साजी होना बहुत अच्छी बात है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं? मतलब कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उस मुल्क में जहाँ पर लोगों को मतलब कि मोबाइल फ़ोन सही तरीके में जो टच मोबाइल्स हैं वो भी सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आते हैं। आज भी एक बहुत बड़ी तादाद आपकी ऐसी है जो बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करती है और वो बटनों वाले मोबाइल में भी वो सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं और वो आंसर कर सकते हैं या डायल कर सकते हैं, वो उसकी मैसेजिंग तक में नहीं जा सकते हैं। तो आप किस तरीके से इन लोगों से ये तवक्को कर रहे हैं कि आप इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च करेंगे और फिर उसके बाद आप जो है वो सही तरीके से कामयाबी के साथ जो है वो अपने नताइज हासिल कर लेंगे? इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि ये जो मशीनें आप लगाएंगे ये एक दिन में सही तरीके से काम भी कर सकेंगी और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो सही तरीके से इसको जो है वो इस्तेमाल भी कर सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको मिसाल दी कि आप एटीएम के बाहर जाते हैं, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको लोग कहते हैं कि सर जी साढ़े पैसे कटा रहे हो, ज़रा कार्ड आपको दे देते हैं। अब यही अगर एक्सरसाइज होगी इंतखाबात के दौरान ही कि एक वोटर जाएगा, उसको अब वोट डालना इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं आता है, वो आपको बुला के यही कहेगा कि सर जी ये मशीन क्यों इस्तेमाल करनी है, फिर आप उसको बताएंगे कि जी ये दबाओ इसको वोट कर दो, तो वो तो फिर आपकी जो हक के राय दही है वो खुफिया तो नहीं रही ना। मतलब कि इसका तो मकसद ये होता है कि अलहदा से जो है ना वो एक केबन बना हुआ होता है, आप खुफिया तरीके से वहाँ पर जाते हैं और इंतहाई खुफिया तरीके से अपना जो है ना वो वोट कास्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप बाहर आ जाते हैं, किसी को नहीं पता होता कि आपने किसको क्या वोट कास्ट किया है। तो जब इस तरह की एक्सरसाइज वहाँ पर होगी, फिर जाहिर बात है लोग आपसे कहेंगे कि सर जी ये की बटन दबाना है, केड़ा बटन दबाना है, की करना है, तो आप उनको जाके फिर बताएंगे कि जी ये बटन दबा दो, ये कर दो, किसको वोट करना है, इसको वोट करना है तो यहाँ पे दबा दो, तो वो आपकी ये मामला जो है वो खुफिया नहीं रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर तो आप कोई तब्दीली लेकर आ रहे हैं तो सही मायनों में वो तब्दीली होनी चाहिए। अगर आप तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आ रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, तो आपकी आवाम भी जो से है ना वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होनी चाहिए, उसको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अगर अब आप लेकर आ रहे हैं और आपने कानून पास कर लिया है तो फिर इसका कोई मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा कि आवाम में सही मायनों में इसकी तालीम दी जा सके, लोगों को ये बताया जा सके ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपने कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। एक तो हो गई ये चीज़। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर आप ये लेकर आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो इतराज़ात इंतखाबात के ऊपर किए जाते थे वो इतराज़ात नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो वही है। आप सिर्फ और सिर्फ एक मोहर और एक बैलेट पेपर जो हार्ड पेपर है जो वो उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरीके से है कि आप शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, आपकी वो शक्ल देखेंगे, फिर उसके बाद वो आपका शनाख्ती कार्ड टैली करेंगे, आपको आपका वोट नंबर बताएंगे, आप अंदर जाएंगे अपना जाके, बजाय इसके कि आपने मोहर लगानी ठप्पा लगाना था, अब उसकी जगह जो है वो आप अंगूठा लगाएंगे या बटन दबाएंगे। तो वो जो जाली वोट कास्ट होते थे, एक ही शनाख्ती कार्ड के ऊपर कई कई वोट कास्ट होते थे, वो उसी तरीके से होंगे। जो मुर्दा लोग बेचारे इस दुनिया फानी से कूच कर गए हुए हैं, उनके नाम के वोट आज भी कास्ट होते हैं, वो उसी तरीके से कास्ट होंगे। बात यह है कि बहुत अच्छा होता कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो वो आप इस नौयत की टेक्नोलॉजी लेकर आते कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये भी ख़त्म हो जाती। मरे हुए लोगों के फिर वोट दोबारा कास्ट ना होते, एक शख्स एक वक्त में एक ही वोट कास्ट करता, एक थंबनेल पे एक ही जो है ना वो आपका जो है ना वो वोट कास्ट होता। लेकिन वो सारा का सारा प्रोसीजर उसी तरीके से होगा, सिर्फ और सिर्फ हार्ड पेपर की जगह जो है वो आपने जो है ना वो एक बटन दबाना है और वो आपका वोट कास्ट हो जाएगा। तो मेरे ने ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली आप लेकर आ रहे हैं। और फिर अगेन वही वाली बात होगी कि
हमारे पास जो है वो हार्ड कॉपीज वोटों की बैलेट पेपर की सूरत में होती थी, और अगर कोई एतराज़ होता था तो दोबारा गिनती हो जाती थी। यहाँ पर जब एतराज़ होगा तो आप दोबारा गिनती कैसे करेंगे? अगर खुदा न खास्ता आपकी मशीनें बैठ जाती हैं तो आप किस तरीके से उसको जो है ना वो फिर सारे मामलों को संभालेंगे? इसका क्या चीज़ होगी? क्या आपने इस तरीके से इस हवाले से कभी नहीं बताया कि यार अगर खुदा न खास्ता कोई मशीन बैठ जाएगी तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि जो वोट कास्ट हो चुके होंगे हम उस तरीके से उसको काउंट कर लेंगे दोबारा, और पता चल जाएगा कि किसके हक में कितने वोट पड़े। हार्ड कॉपी तो हमारे पास होती थी, दोबारा काउंट कर लिए, जो उम्मीदवार होते थे जो इंतखाबात में हिस्सा लेते थे वो एतराज़ करते थे, और एतराज़ करने के बाद वो अपील करते थे तो दोबारा वोटिंग जो है वो, दोबारा वोटिंग कह रहा हूँ, दोबारा काउंटिंग जो है वो उनकी हो जाया करती थी। दोबारा काउंटिंग में जो है वो कुछ वोट दोबारा मुस्तरद हो जाते थे, कुछ मुस्तरद वोट जो है वो दोबारा काउंटिंग में आ जाते थे, तो मामला जो है वो सेटल हो जाता था। यहाँ पर मामला कैसे सेटल होगा कि अगर तो एक उम्मीदवार ये कह देता है कि जी मैं इस काउंटिंग को नहीं मानता हूँ, तो आप उसको किस तरीके से सेटल करेंगे? अगर तो मशीन बैठ जाती है, रिजल्ट वो नहीं देती है, प्रोसेसिंग में वो चली जाती है और फिर उसका जो सारा सिस्टम बैठ जाता है, तो वो जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कास्ट हुए हुए होंगे वो किधर जाएंगे? क्या ये एक्सरसाइज दोबारा फिर होगी? दोबारा फिर वोट कास्ट होंगे? बहुत से सवालात हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हैं, और आपने उजलत में लोगों को एतमाद में लिए बगैर इस कानून को पास करके जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये थोप दिया है कि अब आपने इसको फॉलो करना है। इलेक्शन कमीशन भी सही पिट रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपने इसको जो है वो हमारे पर थोप दिया, लेकिन हमारे अपने लोगों में इसकी आगाही नहीं है। तो सबसे पहले तो जो वोटिंग का अमला होगा, जो इलेक्शन कमीशन का अमला होगा, उसको आगाही होनी चाहिए, उसको आगाही होगी, फिर उसके बाद आगे सिस्टम चलेगा, फिर उसके बाद जारी बात है जिन लोगों ने वोट कास्ट करना है उनको आगाही नहीं है। आपकी ख्वानदगी जो है वो इस मुल्क में ना होने के बराबर है, और आप जो है टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। तो ये सवालात हैं जो कि उठे हैं, उठते रहेंगे, और पता नहीं कि अब इंतखाबात के बाद क्या होगा। लेकिन अपोजिशन ने तो ये कह दिया, बल्कि बिलावल भुट्टो ने तो वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि आज से ही हम आइंदा होने वाले इंतखाबात को नहीं मानते हैं। तो जो चीज़ मुतनाज़ा हो जाए उसको किस तरीके से लेके आगे चला जा सकता है, तो ना ही अपोजिशन जो है वो आप उसको एतमाद में सही मानों में ले सके कि वो इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात ना करते। बात वही है कि तब्दीली अगर टेक्नोलॉजी अगर लेके आ रहे हैं, तब्दीली आप लेकर आ रहे हैं, तो वो ऐसी होनी चाहिए थी कि सबके मुंह बंद हो जाते। बजाय इसके कि सबके मुंह बंद होते, ये मुंह जो हैं वो और ज़्यादा खुलना शुरू हो गए हैं, और ज़्यादा एतराज़ात होना शुरू हो गए हैं। और ये वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि जी आइंदा इंतखाबात आप उसमें जीत हासिल करने के लिए अब ये सिस्टम लेके आए हैं, ताकि आप अब आवाम के वोटों से तो नहीं जीत सकते, तो अब आप ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही इसमें कोई यांकी फेंकी लगाकर और आप अपना मकसद हासिल करेंगे। ये सवालात हैं, जन्म ले रहे हैं, उठते रहेंगे। ये उस वक्त उठते रहेंगे जब आप तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते, जो सवालात उठ रहे हैं उनके जवाबात नहीं देते, जो एतराज़ात किए जा रहे हैं उनको एतराज़ात को दूर नहीं किया जाता, और जो सुकम इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम में जो है वो उठाए जा रहे हैं, उनको आप जब तक दूर नहीं कर देते, जब तक आपकी आवाम में आगाही नहीं आ जाती, आपके जो इंतखाबी अमला है उसमें आगाही सही मायनों में नहीं आ जाती, उस वक्त तक मेरा मानना ये है कि ये सिस्टम आपका फेल है, फेल रहेगा। और इसको पास अगर आपको करना है तो इन तमाम एतराज़ात, सवालात और इन तमाम सुकम जितने भी हैं इनके ऊपर आपको देखना होगा, इनको ख़त्म करना होगा। नाज़रीन, ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।